आज हम क्लास 11 के जो बचा हुआ टॉपिक था है ना, जीवाणुओं में पोषण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाणुओं में किस तरीके से पोषण की प्रक्रियाएं होती हैं और कितनी प्रकार की पोषण प्रक्रिया चलती है, उन टॉपिक को हमको आज क्लियर करना है। ठीक है, तो आज देखिए इसमें क्या होता है। पोषण की जो प्रक्रिया होती है 3 प्रकार से होती है, स्वयंपोषी, विषमपोषी और सहजीवी, है ना। सहजीवी पोषण, जीवाणु भी इसी प्रकार से होते हैं। जीवाणु जो तीनों प्रकार की पोषण प्रक्रिया करती है। ठीक है, तो जीवाणु में जो स्वयं पोषी होता है, कहने का मतलब स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेकर भोज्य पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। वह जो प्रक्रिया होती है वह स्वयं पोषी कहलाती है। खुद का भोजन निर्माण करके स्वयं का पोषण करना स्वयं पोषी कहलाता है। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत पहला नंबर हमारा आता है, ये 2 पार्टों में स्वयं पोषी बचा हुआ, एक प्रकाश विश्लेषण और एक रासायनिक विश्लेषण, है ना। तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित जीवाणु पहला नंबर है हमारा। तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के किरणों से क्या करते हैं, वर्णक की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। और यह मुख्य जो क्रिया होती है ना, जल में हाइड्रोजन सल्फाइड पाए जाने के कारण होती है। जल में क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड पाए जाने के कारण होते हैं। जीवाणु जल में अधिकतर पाए जाते हैं। किसकी मौजूदगी पर? हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी पर पाए जाते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत जो पार्ट बन रहे हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के अंतर्गत जो पार्ट बनेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। 3 पार्ट है यहाँ पे, है ना, 2 पार्ट अभी तो बना हुआ है। क्या? फोटोलिथोट्रोपस। तो फोटोलिथोट्रोपस का जो सेंस है क्या कहता है कि वह हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट को हाइड्रोजन के दाता के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट को, हाइड्रोजन सल्फेट और थायोसल्फेट को क्या करता है, वह हाइड्रोजन दाता के रूप में यूज करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या आता है, इसका जो एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है कि वह क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, हाइड्रोजन दाता के रूप में यह भी यूज करता है। ठीक है, यूज करने के बाद इसमें जो है हरा वर्णक पाया जाता है, हरा कलर का एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, है ना, भोज्य पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का पूरी तरीके से क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और यह है हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए। अब देख लीजिए दूसरा नंबर होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होती है, यह नीले लोहित रंग की वर्णक होती है। इसमें कौन सी कलर की, नीले कलर की क्या होती है, वर्णक होती है। और जो इसकी वर्णक को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। अगला देख लीजिए, ये भी बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल होते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और अगला इसमें हम क्या देखते हैं कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल का एक हरा वर्णक पाया जाता है जो एल्कोहल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं, अपचयन करते हैं। ठीक है, एल्कोहल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं, अपचयन करते हैं। बी नंबर हम दूसरा देख लेते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु, है ना। रसायन संश्लेषी जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? तो रसायन संश्लेषी जीवाणु वर्ण रहित होते हैं, जिसमें वर्णक की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, वर्णक रहित होते हैं। ठीक है, और ये अकार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। जब ये अकार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तब उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग भोज्य पदार्थों के निर्माण में करते हैं। यह होती है रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, अब देखिए क्या वे क्या करते हैं, जब ऊष्माक्षेपी की क्रिया से उत्पन्न, है ना, ऊष्मा को जब निकालते हैं अपने आप में, तो उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उससे क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत आती है कीमोलिथोट्रोपस,
है ना। कीमोलिथोट्रोपस ये क्या है, इसके जो पार्ट हैं एक ए है और एक बी है ना, तो ये दोनों पार्ट्स को हम पढ़ना है। तो कीमोलिथोट्रोपस के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो जीवाणु आते हैं वो क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिक को, है ना, अकार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको भोज्य पदार्थ निर्माण करने में या भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करने में करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है सल्फर जीवाणु। कीमोलिथोट्रोपस के अंतर्गत पहला जो आता है सल्फर जीवाणु। कौन सा जीवाणु, सल्फर जीवाणु। तो सल्फर जीवाणु सल्फर को सल्फेट में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित करने में जो एनर्जी, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग भोज्य पदार्थ के निर्माण में करता है। ठीक है, लौह जीव तो क्या करती है, लौह जो जीवाणु होते हैं, लौह जीवाणु वो फेरस यौगिक को क्या करता है, फेरिक यौगिक में क्या करता है, चेंज करता है, परिवर्तन करता है, जिससे परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वो क्या करता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। अगला हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु क्या करता है, हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है, हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत करने में उसे जो ऊर्जा की उत्पन्न होती है, जो भी ऊर्जा क्या होती है उससे उत्पन्न होती है, उसका वह भोज्य पदार्थ के संश्लेषण में उपयोग करता है। अगला देख लीजिए नाइट्रीफाइगस जीवाणु। नाइट्रीफाइगस जीवाणु क्या है कि यह अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। और जब ऑक्सीकृत करता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वह प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वर्णक उपस्थित नहीं होता। और क्या ऑक्सीकृत करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे क्या करता है, वह भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, अगला इसी का बी नंबर क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रोपस। यह क्या होती है, देखिए ये अकार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करती थी, लेकिन ये क्या करेगी, कीमो ऑर्गेनोट्रोपस में जो जीवाणु होंगे वे कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है ना। और जब ऑक्सीकरण करेंगे तो जब उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका क्या करेंगे, वे क्या उपयोग करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के से नहीं, किससे, जो ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे भोज्य पदार्थ के निर्माण में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसका एग्जांपल यहाँ पे है क्या, मेथेन बैक्टीरिया। मेथेन बैक्टीरिया क्या करती है, मेथेन को क्या में के ऑक्सीकरण करती है, मेथेन का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो रूप दे देती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और पानी बनाती है, जल बनाती है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत देखिए विषम पोषी जीवाणु, है ना, दूसरा नंबर क्या था हमारा, विषम पोषी जीवाणु। तो विषम पोषी जीवाणु के अंतर्गत दो आते हैं, परजीवी जीवाणु और मृतोपजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु और मृतोपजीवी जीवाणु। तो ये विषम पोषी जीवाणु कहने का मतलब स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहना, है ना, स्वयं भोजन का निर्माण, भोज्य पदार्थों का निर्माण न कर पाना और दूसरे जीवों पर क्या रहना, आश्रित रहना, ये कहलाता है विषम पोषी जीवाणु। परजीवी दूसरे पर क्या होता है, यह निर्भर होता है। परजीवी मृतोपजीवी ये सड़े गले पदार्थों पर, कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकृत करके जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। ये जो मृतोपजीवी है ना, वहीं से सड़े गले पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करती है। परजीवी के अंतर्गत दो आते हैं, आरोग्यजनक और रोगजनक। जो आरोग्यजनक कहने का मतलब जो पोषक है ना, जिनसे उनको भोजन मिलती है उनमें रोग ना डालना, है ना, रोग ना होने देना, उसे आरोग्यजनक कहा जाता है। और जो अपने पोषक में रोग, बीमारी को पैदा करती है उसे रोगजनक जीवाणु कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ये जीवाणु में पोषण यहीं पे समाप्त हो रही है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार से होती है, देखिए तो जीवाणु कोशिकाओं की जो संरचना होती है उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, कैप्सूल, है ना। जीवाणु जो कोशिका होती है, जीवाणु की जो संरचना होती है वह एक कैप्सूल के समान दिखाई जाती है, टेबलेट के समान दिखाई देती है। तो जीवाणु कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है, जीवाणु की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर श्लेष्मा पाई जाती है जो कैप्सूल का निर्माण करती है। ठीक है, एक जीवाणु कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है जो कैप्सूल का निर्माण करती है। और इसमें पॉलीसैकेराइड्स किससे मिलकर बनी होती है, डेक्स्ट्रॉन और डेक्स्ट्रिन तथा लेवान से। डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन और लेवान
तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ये जो कवच होती है, जो झिल्ली होती है, जो कैप्सूल्स होती है, वे हानिकारक रसायन और प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, हानिकारक जो रसायन इस पर गिर ना जाए या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाने पर क्या करते हैं, इसका सुरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, तो कैप्सूल के बारे में हमने क्या कहा कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा पाई जाती है और श्लेष्मा कैप्सूल का निर्माण करती है। जो श्लेष्मा है ना, वो कैप्सूल का निर्माण करती है। पॉलीसेकेराइड डेस्ट्रॉन, डेस्ट्रीन और लेवान से मिलकर बनी होती है, जिसमें ये जो श्लेष्मा होती है वह हानिकारक रसायन प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है जीवाणु कोशिका की, है ना। दूसरी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है, ध्यान से सुनिएगा कि कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक भित्ति पाई जाती है ना। कोशिका के चारों ओर एक भित्ति होती है, दीवार होती है। भित्ति जो सेल्यूलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और इसमें पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल और लिपिड पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल और लिपिड पाए जाते हैं। ये तीनों मिलाकर पेप्टिड टू ग्लाइकन का निर्माण करते हैं, इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो पेप्टिड डाइग्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई 50 से लेकर 100 आर्गेस्टान तक होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई 50 से 100 तक आर्गेस्टान होती है। जो आंतरिक भागों में जो अंग मौजूद होते हैं उनकी क्या करता है, यह रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, अगला देखिए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली तो कोशिका भित्ति हमने यहाँ पढ़ा, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे जीवद्रव्य पाया जाता है ना। कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, उसके नीचे क्या पाया जाता है, उसके अंदर में क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है, जिसको चारों तरफ से लाइपोप्रोटीन घेरी रहती है ना। कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है और वह किससे, लाइपोप्रोटीन से घिरी होती है। ठीक है ना। जो कोशिका द्रव्य की ओर क्या करती है, अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य की ओर अंगुल के समान क्या करती है, अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहा जाता है। जब वह क्या करते हैं, जीवद्रव्य अंगुलीनुमा संरचना का आकार रूप ले लेती है तो उसे मीजोसोम कहा जाता है। और यह जो मीजोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या करता है, श्वसन में कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करना शुरू करता है। इसमें एंजाइम और इलेक्ट्रॉन संवहन के लिए तंत्र बने होते हैं। इस पूरी पार्ट में एंजाइम का संश्लेषण और इलेक्ट्रॉन के संवहन के लिए, है ना, एक तंत्र बना होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने कहा, कोशिका भित्ति के बारे में भी समझा और कैप्सूल के बारे में भी समझा। अब हम देख लेते हैं कोशिका द्रव्य। अगला पॉइंट क्या है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कैसी होती है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है, रंगहीन पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रंगहीन पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और ये कोशिका द्रव्य में लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, वाल्यूटकण या तो को एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ 70% राइबोसोम, 70S राइबोसोम और बीच में रिक्तियां भी होती हैं, साथ साथ मीजोसोम भी पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका अंगों की तरह देखें तो इसमें क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी मौजूद होती है और साथ में गोल्जी काय और लवक पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या एक रंगहीन और पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला देख लीजिए, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड या प्रारंभिक केंद्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक का क्या होता है, इस प्रकार की जो जीवाणु संरचना है ना, उसमें नाभिक की क्या होती है, अभाव होती है। नाभिक का अभाव रहेगा तो केंद्रिका का भी क्या होता है, उसमें अभाव होगा। जब केंद्रिका ही नहीं रहेगी, नाभिक ही नहीं रहेंगे तो उसमें झिल्ली का निर्माण भी नहीं होगा, अर्थात झिल्ली का भी क्या होता है, वहाँ अभाव होता है। ठीक है ना, झिल्ली का भी अभाव होता है। और इसमें द्विसूत्रीय वलयाकार DNA
से बना होता है ना। न्यूक्लियाइड जो प्रारंभिक केंद्रक होता है वह द्विसूत्रीय वलयाकार डीएनए से क्या होता है, बना होता है, निर्मित होता है। अर्थात कि नाभिक का निर्माण, नाभिक का अभाव होना, केंद्रिका का अभाव होना और झिल्ली का अभाव होना जो कहलाता है क्या, न्यूक्लियाइड कहलाता है या प्रारंभिक केंद्रक कहलाता है, जो किससे बना होता है, द्विसूत्रीय वलयाकार डीएनए से बना होता है। अगला देख लीजिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, तो कोशिका द्रव्य में, है ना, कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक नाभिकीय वलयाकार या द्विसूत्रीय डीएनए प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक नाभिकीय वलयाकार या द्विसूत्रीय डीएनए पाया जाए तो उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये आनुवंशिक संवहन या पुनर्संयोजन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ये आनुवंशिक संयोजन और आनुवंशिक संवहन पुनर्संयोजन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कशाभिका। कशाभिका, चल जीवाणु में एक से अधिक कशाभिका पाई जाती है। जो चल जीवाणु होते हैं उनमें क्या होती है, एक से अधिक कशाभिका पाई जाती है, जिसकी जो लंबाई होती है 2 μm होती है ना, 2 μm की लंबाई होती है। व्यास होती है 15 से लेकर 20 नैनोमीटर तक की व्यास होती है। ठीक है, 2 से लेकर क्या, 15 से लेकर 20 तक नैनोमीटर की क्या होती है, उसकी व्यास होती है। कोशिका भित्ति के अंदर जो आधारी भाग पाया जाता है उसे बेसल बॉडी कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर जो आधारीय भाग पाया जाता है उसे बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब अंतिम पार्ट देखिए, पीली एवं फिम्बरी। पीली और फिम्बरी क्या है ना, तो बाह्य त्वचा में जब बाह्य भित्ति में अगर रोम पाया जाता है ना, बाह्य भित्ति में जो रोम पाई जाती है, अर्थात प्रोटीन के लंबे और मोटे नलिकाकार जो संरचना होती है उसे पीली कहा जाता है ना, पीली कहा जाता है। बाह्य संरचना में, बाह्य त्वचा में रोम पाया जाएगा और वह प्रोटीन की लंबी बनी, मोटे और नलिकाकार की होती है, तो क्या कहलाती है, पीली कहलाती है, जो संयुग्मन नली को निर्माण करती है, जो संयुग्मन नली का क्या करती है, निर्माण करती है। और अगला देख लीजिए फिम्बरी। फिम्बरी क्या है, ये कड़े बालों वाली, ये रोम था, ये कड़े बालों वाली छोटी तंतु होती है, बड़ी तंतु होती है, कई छोटी तंतु होती है। कोशिका में लगभग 300 से लेकर 400 तक की संख्या में मौजूद होते हैं, है ना। ये हुई हमारी फिम्बरी और क्या, पीली। ठीक है, ये हम पढ़ ले जीवाणु की क्या संरचना। जीवाणु की संरचना पढ़ने के बाद हम इसके बारे में अब उसकी प्रजनन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।